रौनकपुर गांव का जमींदार हुआ गरीब किसान की बेटी। रौनकपुर गांव का जमींदार रौनक सिंह बड़ा ही जालिम था। हमेशा ही उसकी नजर गांव के गरीब किसानों की खेती पर होती थी। उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता था, मगर ये सब वो इतनी चालाकी से करता था कि आज तक कोई जान नहीं पाया था कि वो कितना गिरा हुआ आदमी है। अमा यार, क्या हुआ जमींदार साहेब? यार जब भी दूर दूर तक फैले अपने हरे हरे खेत देखता हूँ, मन ही मन सोचता हूँ यहाँ से लेकर वहाँ तक सारे खेत मेरे हैं। तभी ये खेत बीच में आ जाता है। इस खेत का मालिक कौन है? आप हर बार भूल जाते हो जमींदार साहेब। ये अपने ही गांव के किसान शुभम किसान की खेती है। कहते हैं इस जमीन में किसी भी फसल के बीज डाल दो, फसल लहलहाई उठती है। तब तो ऐसी जमीन हमारी होनी चाहिए। उस शुभम किसान से बात करो। कोई फायदा नहीं है जमींदार साहेब। आसपास के गांव के जमींदारों ने उसे काफी लालच दिया। दुगनी रकम देनी चाहिए, पर उसने अपना ये खेत बेचने से बड़े ही प्यार से मना कर दिया। जो प्यार से ना माने उसे जबरदस्ती या फिर चालाकी से मनाना चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं, हम उसकी जरूरत पूरी करेंगे। बदले में खेती की अपनी जरूरत पूरी करवाएंगे। शुभम किसान बहुत ही ईमानदार है सरकार, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जरूरत पैदा करो। कैसे करे सरकार? कहा ना उसके खेत में फसल भी अच्छी पैदा होती है। तो आग लगा दो उसकी फसल में। और उसी रात रौनक सिंह के आदमी शुभम किसान के खेत में आग लगा देते हैं। आधी रात को आग का पता चलते ही शुभम किसान अपनी बीवी बेटी के साथ आग बुझाने जाता है, पर खेत में पकड़ी आग इतनी आसानी से नहीं बुझती और उनके देखते ही देखते सब कुछ जलकर राख हो जाता है। दूसरे दिन बाकी लोगों के साथ जमींदार भी शुभम किसान को सांत्वना देने पहुंचता है और सबके सामने सिंपैथी दिखाता हुआ कहता है, ऐसे हादसे होते रहते हैं शुभम भैया, पर उसे पकड़कर बैठ जाने से जिंदगी तो नहीं कटती। पर अब जिंदगी कैसे कटेगी जमींदार साहब? अब तो कुछ भी नहीं बचा है। अरे तुम्हारे खेत है ना, उस पर फिर से फसल उगाओ। पर पैसे कहाँ है? यही अनाज बेचते तो पैसे मिलते, उससे ही खाते और बचाकर उसी से फिर फसल उगाते। अरे भाई, मैं कब काम आऊंगा? तुम लोग मुझे अपना समझते ही नहीं, वरना ऐसी बात ना करते। ये लो पैसे, मगर हाँ, पहली फसल कटते ही पहले मेरे पैसे देना, बाद में अपना काम करना, समझ गए? जी जमींदार साहब। वहाँ से वापस लौटते हुए रास्ते में जमींदार के दोनों चमचे कहते हैं, सरकार ये क्या किया आपने? इसे तो शभु किसान वापस सेट हो जाएगा। हाँ, फिर आपका क्या होगा? जैसे उसकी फसल बर्बाद की, वैसे ही शुभम किसान के पैसे लेकर जाते ही रास्ते में तुम दोनों लुटेरे बनकर सब छीन लेना। और सचमुच शुभम किसान पैसे लेकर बीज खरीदने शहर के लिए रवाना होता है। तो घात लगाए बैठे दोनों जमींदार के चमचे शुभम को गांव की घनी बगिया वाले रास्ते से गुजरता देख पेड़ से उसके सामने नकाब बांधे कूदते हैं और उसका सारा पैसा लूट लेते हैं। उसे बेहोश करके वहीं डाल देते हैं। होश में आने पर जब शुभम किसान जमींदार को सारी बात बताता है तो जमींदार कहता है, लगता है तुम्हारी किस्मत ही खराब है शुभम। मैं कुछ नहीं जानता भाई, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। अब मैं दोबारा तो तुम्हें नहीं दे सकता। फिर मैं क्या करूं जमींदार साहब? कहाँ से पैसे लाऊं? कैसे लाऊं? यार सबके लिए कुछ ना कुछ करता हूँ, तुम्हारे लिए भी किया। चलो फिर कर देता हूँ। क्या करूँ? हाँ, वो तुम्हारे खेत है ना, वो मुझे दे दो। उसकी आधी कमाई मैं रख लूंगा, आधी तुमको दे दूंगा। तुम्हारा भी गुजारा चलेगा, मेरा भी पैसा वसूल हो जाएगा। गरीब मजदूर किसान ये बात अपनी बेटी प्रीतो को बताता है तो प्रीतो अपने बापू को ऐसा करने से मना करती है। शुभम किसान अपनी बेटी को समझाना चाहता है, खेती कुछ दिनों के लिए उन्हें दे देने में बुराई ही क्या है बेटी? आखिर वो अपने गांव का ही जमींदार है। अब मैं आपको कैसे बताऊं बापू, जमींदार की गंदी नजर आपकी खेती पर है। आपकी तरह उसने कई किसानों को मजबूर करके उनकी जमीन कुछ दिनों के लिए अपने पास रखने के बहाने हथिया ली है। अब तो मुझे लगता है कि बापू के खेत में आग भी जमींदार ने ही लगाई थी।
और बापू के पैसे भी जमींदार के ही आदमियों ने लूटे होंगे। कहाँ खो गई बेटी? कुछ जवाब दे। इसमें बेटी से क्या पूछते हो शुभम काका? खेती तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हारा होगा। नहीं, जब हमारी प्रीतो पैदा हुई थी तब हमने ये खेती इसके लिए खरीदी थी। ये इसके शुभ पैरों का ही कमाल है। हमारे इस खेत की फसल हमेशा ही लहलहाती खड़ी रही है। ये हमारे प्रीतो का ही नसीब है। इसके नसीब का फैसला प्रीतो ही कर सकती है। ठीक है, देखते हैं प्रीतो का नसीब क्या कहता है। प्रीतो, कल पूरे गांव के सामने मैं तुम्हारा नसीब देखूंगा। अगर वो तुम्हारे पक्ष में रहा तो मैं तुम्हारे बापू का ना सिर्फ पूरा पैसा माफ कर दूंगा, बल्कि खेती करने के लिए और पैसे भी दूंगा। सुना बेटी, कितने अच्छे हैं हमारे जमींदार। पर जमींदार साहब, इसके नसीब का पता कैसे करेंगे? इसमें एक सफेद और एक काला पत्थर डालकर कल गांव के सभी लोगों के सामने ले आना। फिर सभी के सामने इसमें हाथ डालकर पत्थर निकालना। अगर काला पत्थर निकला तो तुम्हें अपने बापू से ये खेत मुझे देने के लिए कहना होगा। और अगर सफेद पत्थर निकला तो मैं तुम्हारे बापू का ना सिर्फ कर्जा माफ कर दूंगा, बल्कि उन्हें खेती करने के लिए और पैसे भी दे दूंगा। सुनकर सभी जमींदार साहब की वाह वाह करते हुए बात मंजूर कर लेते हैं। रात भर प्रीतो को नींद नहीं आती। वो पलंग पर लेटी लेटी सोचती है, जमींदार हमारी खेती पाने के लिए जरूर कोई चालाकी करेगा, पर क्या चालाकी कर सकता है? रात भर सोचने के बाद भी प्रीतो की समझ में नहीं आता है। दूसरे दिन सभी के सामने वो जमींदार की दी थैली लेकर पहुंच जाती है। जमींदार सबके सामने उससे थैली लेकर अंदर देखता है। एक काला, एक सफेद पत्थर है। देखता हुआ वो सभी से पूछता है, गांव वाले भाइयों, शुभम भैया, आप लोगों को याद है ना क्या कहा था? हाँ, इस थाली में एक काला, एक सफेद पत्थर है। प्रीतो बिटिया से अगर काला पत्थर निकला तो वो अपने बापू से आपको वो खेत देने के लिए कहेगी। और सफेद पत्थर निकाला तो आप शुभम भैया का ना सिर्फ कर्ज माफ कर दोगे, बल्कि उसे खेती करने के लिए अपनी तरफ से पैसा भी दोगे। बहुत बढ़िया। ये लो प्रीतो, निकालो पत्थर और बताओ अपना नसीब। ओह, तो गांव वालों को संबोधित करते हुए अभी अभी जमींदार ने बड़ी ही चालाकी से थैली बदल दी है। अब क्या करूं? इसमें तो दोनों ही पत्थर काले हैं। मतलब ये मुझे मेरे बापू को अपना खेत देने पर मजबूर करवा के ही रहेगा। अब तो गांव वाले और बापू भी मेरी बात नहीं सुनेंगे। क्या करूं? अगर मैं कुछ कहूंगी तो कोई भी जमींदार की इस चालाकी पर विश्वास नहीं करेगा। सभी कहेंगे कि तुम ही पत्थर लाई थी, तुमसे गलती हुई होगी। क्या करूं? निकालो भाई पत्थर। बाकी लोगों को भी तुम्हारा नसीब देखने के बाद अपना अपना नसीब बनाने अपने अपने काम पर जाना है। अरे पत्थर तो गिर गया। ढूंढो। अब कैसे फैसला होगा जमींदार साहब इसके नसीब का? अब तो वही फैसला होगा जो मैं कहूंगा, क्योंकि गलती प्रीतो ने की है। मैं मानती हूँ, पर मैं बताती हूँ मेरे नसीब का फैसला कैसे होगा। कैसे? जमींदार साहब ने भी थैली में देखा था। एक काला, एक सफेद पत्थर था, है ना? बिल्कुल। हाँ। अगर मैंने काला पत्थर निकाला होगा तो सफेद पत्थर अंदर होगा, और अगर सफेद पत्थर निकाला होगा तो काला अंदर होगा। जो भी पत्थर अंदर होगा उसका ऑपोजिट मैंने निकाला होगा। बस वैसे ही फैसला हो जाएगा। सुनकर सभी हाँ करते हैं, जबकि ये सुनते ही जमींदार हड़बड़ा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? मेरी बात तो बराबर है ना? सुनकर बाकी गांव वाले भी कहते हैं, हाँ, बात तो प्रीतो की बराबरी की है। अगर अंदर काला पत्थर होगा तो प्रीतो ने सफेद पत्थर निकाला होगा। इसका मतलब वो अपने बापू को वो खेती अपने आप देने के लिए नहीं कहेगी। और आप ना सिर्फ शुभम भाई का कर्जा माफ कर देंगे, बल्कि उसे खेती के लिए पैसा भी देंगे। और अगर अंदर से सफेद पत्थर हुआ तो प्रीतो अपने बापू से वो खेती आपको देने के लिए कहेगी।
सुनकर जमींदार का मुंह छोटा हो जाता है और तब तो उसकी हालत रोने जैसी हो जाती है जब प्रीतो थैली से काला पत्थर निकालती हुई गांव वालों से कहती है, देखिए, इसमें काला पत्थर है। इसका मतलब मैंने पहले सफेद पत्थर निकाला था और सफेद पत्थर का मतलब क्या है? सुनकर जमींदार का जी चाहता है कि अपना सिर फोड़ ले। अंत में उसे ना सिर्फ शुभम किसान का कर्जा माफ करना पड़ता है बल्कि खेत के लिए उसे भरपूर पैसे भी देने पड़ते हैं। उसे पैसे देते देते प्रीतो धीरे से जमींदार के पास जाकर कहती है, इस घटना से एक बात जरूर सीख लेना जमींदार साहब, कभी भी किसी गरीब की बेटी के नसीब में आग लगाने की कोशिश मत करना, वरना आपके ही हाथ जल जाएंगे।